तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको लगातार वीडियो क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपके लिए बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जीएस की और करंट अफेयर की इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर इन दोनों प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। और अगर आपको क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से तैयारी करनी हो तो इन दोनों प्लेलिस्टों को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से ये पहला पार्ट है, इसके बाद भी हो सकता है 2-3 पार्ट बने, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत का संवैधानिक विकास। पहला प्रश्न किससे है? भारत के संवैधानिक विकास से है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसके शब्द थे? ठीक है, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन के ये शब्द थे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में किस शासन की? संघीय शासन की। ठीक है, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, किसके संदर्भ में है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में है। तो देखिए पहला कथन क्या है? पहला कथन है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन देख लेते हैं। तो दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि आपका भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। अब देखिए दूसरा कथन है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में, ठीक है, 1941 में भारतीयों के प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक थे। ठीक है, तो ये दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमको देखना है कि कौन कौन से कथन ये सही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों जो कथन दिए गए हैं वो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी, यह भी कथन सही है आपका। और दूसरा जो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारत का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, यह भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही थे। चलिए अगला कथन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यानी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाए। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, तो इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, 9 दिसंबर को कौन अस्थायी अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। ठीक है, निर्विरोध रूप से अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। तो देखिए अगर प्रश्न में अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ठीक है, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, BN राव। ठीक है, BN राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था
तो संविधान सभा का द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रूस से लिया गया है। ठीक है, जिसको कि पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि मूल कर्तव्य 51 कम है। किसमें है मूल कर्तव्य? संविधान के अनुच्छेद 51 कम है। तो मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। ठीक है, पहले ये संविधान में भाग ये मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए थे? तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार जो लिए गए हैं ये किसके संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कई चीज़ें हैं इसमें। देखिए एक तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियाँ हैं, उपराष्ट्रपति का पद है। ये तीनों चीज़ें कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, फ्रांस से क्या लिया गया है? ये गणतंत्र लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। और पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को विचार लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अभी आपने ऊपर पढ़ा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये USA से लिए गए हैं। ठीक है, USA के संविधान से लिए गए हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आपका भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 है, जबकि क्रमांक दृष्टि से संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनके गणना की दृष्टि से तो ये कितने हैं? 468 हैं। लेकिन अगर क्रमांक की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 395 अनुच्छेद आज भी संविधान में हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार कानूनी नाम है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संविधान के कुछ भाग दिए गए हैं। इन भागों में क्या दिया गया है? ठीक है, कौन सा प्रकरण है, इसी से हमको मैच कराना है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है इसके हमको ढूंढना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पंचायत जो है ये भाग 9 में ही है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये सही है। नगर पालिका भाग 9 कम है, ये भी सही है। सहकारी समितियाँ भाग 9 ख में है, ये भी सही है। तो ये जो भाग 10 में दिया गया है अधिकरण, यही नहीं है।
तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए भाग 10 में अधिकरण नहीं है, ठीक है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, ये किस में है, तो ये आपका हो जाएगा भाग 14 में, 14 के क में है, ठीक है, भाग 14 क में है ये अधिकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ भाग दिए गए हैं, संविधान के ये भाग दिए गए हैं और यहाँ पर उसमें दिए गए प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए में दिया गया है नागरिकता, तो ये नागरिकता भाग 2 में है, ये सही है, ठीक है। नागरिकता किस में है, ये भाग 2 में ही है, ये सही है। तो बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है आपका संघ राज्य क्षेत्र, किस में दिया गया है, ये भाग 7 में दिया गया है, भाग 7 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, जो कि क्या है, ये गलत है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। नगर पालिका 9A में है, ये भी सही है, और निर्वाचन 15 में है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है देखिए प्रावधान और संविधान के भाग, ठीक है। तो देखिए नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र किस में है, तो ये 8 में है, ठीक है। जो वहाँ पर दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र 7 में है, तो ये 7 में ना होकर किस में है, 8 में है, ठीक है। और नगर पालिका ये 9A में है, निर्वाचन 15 में है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका है मैचिंग, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस में किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 117 में, ठीक है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, ठीक है। यहाँ संविधान के भाग दिए गए हैं एक तरफ उसमें दिए गए उपबंध हैं, ठीक है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय न बर्बाद हो दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए संविधान के भाग 15 में क्या दिया गया है, तो इसमें निर्वाचन दिया गया है, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। यहाँ पर भाग 16 दिया गया है, इसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है आपका, ठीक है। और भाग 17, तो भाग 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा दिया गया है। और भाग 18 में क्या दिया गया है, तो ये आपात उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। कौन सी सूची में कौन सा प्रावधान दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ दी गई हैं। तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है। चलिए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है। 9वीं में क्या है, तो 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है, ठीक है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दी गई है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति दल परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसके लिए 10वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से उसी से है, ठीक है। इधर अनुसूचियाँ दी गई हैं और उसमें दिए गए इधर प्रावधान है, ठीक है। तो इनको हमको मैच कराना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में आपका तीनों सूचियाँ हैं, ठीक है, यानी कि ये जो विधायी शक्तियों का वितरण है ये दिया गया है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। तो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक, ये आपका 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएँ हैं। 9वीं में क्या है, तो 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, ठीक। और 10वीं में क्या है, तो 10वीं में दल परिवर्तन से संबंधित निर्अर्थताएँ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि समाजवादी, ठीक है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था,
तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कहा जाए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते थे, तो उनके अनुसार जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार आपके संविधान की आत्मा थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उसकी जो रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या किसमें की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, तो इन तीनों में मिलाकर जो प्रस्तावना में आपकी आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं उसकी रूपरेखा को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय हो, उसके साथ आर्थिक न्याय हो और उसके साथ राजनीतिक न्याय हो, इन तीनों न्यायों की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह है जनता। ठीक है, जनता भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, क्या दिया गया है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए, ए में दिया गया है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। बी दिया गया है कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ठीक है, तीसरा दिया गया है आपका, देखिए तीसरा दिया गया है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और चौथा दिया गया है डी में कि एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ठीक है, तो देखिए बात की जा रही है लोकतांत्रिक गणतंत्र की। ठीक है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, राजा अगर कोई है उसका बेटा फिर से राजा नहीं होगा, ये गणतंत्र का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित न हो। ठीक है, तो इस जो गणतंत्र की अवधारणा संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये हो गया है बाघ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो इनमें से कौन सा राज्य था जिसका गठन 1948 में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी हमको व्याख्या देखनी पड़ेगी, तब हमें इसके सही आंसर को पता चल पाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, तो देखिए लिखा गया कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगर इस राज्य का इंग्लिश में लिया जाए प्रोविंस, ठीक है, तो इसका मतलब 1948 में हिमाचल प्रदेश होगा इसका सही आंसर। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए नीचे ये स्टेट ये दिए गए हैं और ये आपका प्रोविंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल कब बना था? तो ये 15 अगस्त 1947 को बना था। स्टेट कब बना पश्चिम बंगाल? तो 26 जनवरी 1950 को बना। असम इसी प्रकार से प्रोविंस कब बना? तो ये 15 अगस्त 1947 को बना। ठीक है, और स्टेट कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। पंजाब भी इसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 को बना था प्रोविंस, और 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना था। और हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस बना था,
और 25 जनवरी 1971 को आपका स्टेट बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए गए हैं। घटना चक्र ने इसको बताने का प्रयास किया है कि अगर राज्य का मतलब प्रोविंस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो ये कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन राज्यों का निर्माण जो है सही आरोही क्रम में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी पहले नागालैंड का गठन हुआ, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश का। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, दिया गया है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, मेघालय की कब हुई थी? तो मेघालय की हुई थी आपकी 21 जनवरी 1972 को, और सिक्किम की हुई थी 16 मई 1975 को, और अरुणाचल प्रदेश की हुई थी 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, तो इस प्रकार से नागालैंड 1963 में गठित हुआ, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 को। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया गया अस्तित्व में आने का वर्ष, यानी कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया या कब उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला राज्य है नागालैंड। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 1962। तो इससे 62 से मैच करा देंगे। ठीक है, तो और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड बना था आपका 2000 में। तेलंगाना कब बना है? तेलंगाना बना है 2014 में, और सिक्किम बना है 1975 में। ठीक है, ये इसका इस प्रकार से मैचिंग करा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्तर में इसने घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि हमको लग रहा है वही जो सूची में 1963 है। हाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है नागालैंड। देखिए 1963 में इसका गठन हुआ था, लेकिन वहाँ पर सूची में कितना दिया गया है? सूची में दिया गया है 1962। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो सभी दिए गए हैं ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1956 में किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? उसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है? वह है आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या स्थान आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए, ये प्रश्न 2007 में पूछा गया था। ठीक है, कि भारत में कितने राज्य हैं? तो 2007 के अनुसार उस समय भारत में कुल 28 राज्य थे, और अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में भी देखा जाए तो भारत में अभी भी 28 ही राज्य हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, दिया गया है कि प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब था ये? तो ये प्रथम अनुसूची के अनुसार है। ठीक है, आगे है कि तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अधिसूचित होने के साथ भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो ये 29 हो गई। ठीक, भारत की कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कब हुई थी? तो ये 29 कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1919 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर और तथा लद्दाख में किया गया। ठीक है, तो 2019 के अनुसार जो जम्मू कश्मीर का अधिनियम आया था, तो उसमें जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ठीक, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार फिर से राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो फिर से ये राज्यों की संख्या 28 हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय होने से संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। ठीक है,
तो ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। कौन कौन से? दमन और दीप ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादर और नागर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन इसको विलय कर दिया गया। कब विलय किया गया? तो 2020 में विलय कर दिया गया। 2020 में विलय करने के बाद ये दोनों अब एक में विलय होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस प्रकार से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? तो मार्च 2018 में कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने अपने राज्य का ध्वज बनाया है? ये कौन स्टेट था दोस्तों? ये करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक ऐसा किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। ये चारों राज्य इस कावेरी जल विवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति किसे प्राप्त है कि यानी नए राज्य की स्थापना करना हो, चाहे किसी राज्य को संघ में सम्मिलित करना हो। ठीक है, यानी संघ शासित राज्यों में परिवर्तित करना हो, तो ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जानते ही आप संसद के पास होगी। ठीक है, क्योंकि संसद ही हमारे यहाँ की क्या है? विधायी शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में आपका दिया गया है नागरिकता। ठीक है, ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 छोटे बालकों को कारखानों में काम करने से नियोजित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ठीक है, तो ये कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 24 करता है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 24 ये कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, यानी छोटे बच्चे कारखानों में न काम करें, ये अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो आपको बताए थे ऊपर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को कहा गया है? यह अनुच्छेद 32 को कहा गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में, तो इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, तो 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, यह उल्लेखनीय नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था और अब इसे 300 क में ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो यह है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत का क्या करता है? उन्मूलन करता है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया विधि की समझ समता। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो इसमें है लोक नियोजन के विषयों में अवसर को समता। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें दिया गया उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई, अभी आपने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 17 में। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(अ) में अनुच्छेद 19(1)(अ) में यह अंतर्निहित है प्रेस की आज़ादी। ठीक है, प्रेस की आज़ादी इस 19(1)(अ) में अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो ये किस में है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल प्रावधान, तो ये है आपका अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सा अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एकांतता का अधिकार। ठीक है, एकांतता का अधिकार इन दोनों अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें रिप्लाई करिएगा कि हाँ सर ये वीडियो आपकी अच्छी थी। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर यदि वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।